हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से बेंथम को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बेंथम के जो इसके पहले वाले पार्ट में हमने पार्ट नंबर 3 में देखा था, उसमें हमने बेंथम के निषेधात्मक राजनीतिक विचारों को पढ़ा था, जिसमें बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को नकारा था। बेंथम ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को नकार दिया। बेंथम ने ईसाई नैतिकता का विरोध किया। बेंथम ने स्वतंत्रता संबंधी विचारों का विरोध किया। तो इस तरीके से हमने कुछ विचारों को देखा था जो बेंथम के निषेधात्मक विचार थे। आज हम देखेंगे बेंथम के विधेयात्मक विचार, या देखते हैं प्रेडिकेटिव पॉलिटिकल व्यूज क्या हैं बेंथम के। तो एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो बेंथम का बड़ा इसलिए भी होने वाला है क्योंकि चीजों को हमने बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया है, तो इस वजह से चीजें बड़ी होंगी। और जितना ज्यादा डिटेल में आप पढ़ेंगे, यकीन मानिए सफलता के चांसेस आपके उतने ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम देखते हैं बेंथम के राज्य संबंधी विचार क्या हैं, बेंथम राज्य के बारे में क्या बोलता है, या उसके स्टेट से रिलेटेड क्या आइडियाज हैं। बेंथम के राज्य संबंधी विचारों का आधार उपयोगितावाद है। देखिए, बेंथम के राज्य संबंधी विचार नहीं, बेंथम के जितने भी विचार हैं वो सब उपयोगितावाद के आधार पर ही बनाए गए हैं। चाहे बेंथम कहता है, चाहे वो राज्य हो, चाहे समाज हो, चाहे कानून हो, चाहे न्याय व्यवस्था हो, अगर वह उपयोगी है तब तो अच्छा है, अगर उपयोगी नहीं है तो बेकार है। तो बेंथम ने यह बताया कि राज्य का आधार क्या है, ये उपयोगिता है। यानी राज्य बना हुआ है, किस लिए बना हुआ है? क्योंकि वह उपयोगी है। उपयोगी किस मामले में है? अब यहां से प्रश्न उठता है। तो राज्य उपयोगी जो है इस मामले में है कि राज्य व्यक्तियों के अधिकतम सुख में वृद्धि करता है, इसीलिए राज्य की उपयोगिता बनी हुई है। और राज्य जिस दिन जिस दिन राज्य व्यक्तियों के सुखों को नहीं बढ़ा पाएगा, व्यक्तियों के हितों की वृद्धि नहीं कर पाएगा, उस दिन राज्य की उपयोगिता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो बेंथम यह कहना चाह रहा है कि राज्य की उपयोगिता या राज्य का आधार क्या है? उपयोगिता है। बेंथम के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण क्या है? आज्ञा पालन की आदत। यानी लोगों के अंदर आज्ञा पालन की आदत बन चुकी है। आज्ञा पालन की आदत का तात्पर्य यहां पर है कि लोग राज्य की आज्ञा इसलिए पालन कर रहे हैं क्योंकि लोगों को अधिक से अधिक सुख प्राप्त हो रहा है। ठीक है, देखो, राज्य की आज्ञा आप मेरी क्लास क्यों देखेंगे? आप समझिए एग्जाम्पल के थ्रू, आप मेरी क्लास इसलिए देख रहे होंगे क्योंकि आपको इससे फायदा हो रहा होगा। वैसे ही बेंथम कह रहा है कि लोग राज्य की आज्ञा इसलिए मानते हैं क्योंकि राज्य की आज्ञा पालन करने में व्यक्ति को अधिक से अधिक सुख प्राप्त हो रहा है। तो राज्य का आधार क्या है? एक तो राज्य का आधार उपयोगितावाद है, दूसरा राज्य की उत्पत्ति का कारण बेंथम कह रहा है कि लोग आज्ञा का पालन करें राज्य का। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर, लोग राज्य की आज्ञा का पालन क्यों कर रहे हैं? अब आप सोचो अपने मन में कि आप किसी की बातों का अनुसरण क्यों करते हैं, आप किसी की बातों को क्यों मानते हैं? क्योंकि आपका फायदा होता है उसमें। अगर आपको नुकसान हो तो आप किसी की बात को नहीं मानेंगे। तो वैसे ही बेंथम कह रहा है कि लोग जो है राज्य की आज्ञा का पालन करते हैं, जिसकी वजह से राज्य की उत्पत्ति होती है। लोगों में आज्ञा पालन की आदत इसलिए आती है कि वह उनके लिए उपयोगी है और सामान्य सुख को बढ़ाने वाली है। ठीक है, एक तो यहां पे समझना है कि राज्य की आज्ञा पालन की आदत से क्या बन रहा है? राज्य बन रहा है। और लोग आज्ञा पालन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग अपने सुखों को अधिक से अधिक बढ़ा सकें। तो ये चीजें इतनी आपको राज्य के बारे में क्लियर कट पता होनी चाहिए। The basis of Bentham's view on the state is utilitarianism. According to Bentham, the reason for the origin of the state is the habit of obedience. ठीक है, people develop the habit of obedience because it is useful for them and increases general happiness. अब यहां पर बेंथम बता रहा है कि लोग जो हैं स्टेट का या स्टेट की आज्ञा का पालन क्यों करते हैं? क्योंकि इससे उनकी हैप्पीनेस में इंक्रीमेंट होता है, उनकी खुशियों में वृद्धि होती है। इसीलिए लोग जो है राज्य की आज्ञा पालन करते हैं, या उनके अंदर राज्य की आज्ञा पालन करने की आदत बन चुकी है, एक हैबिट बन चुकी है। अब देखिए, राज्य की आज्ञा पालन से होने वाली हानि अवज्ञा से होने वाली हानि से कम है। तो ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है। अब देखिए, बेंथम कह रहा है कि राज्य की आज्ञा अगर हम पालन करेंगे तो उससे हमें कम हानि होगी, अगर राज्य की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो उससे हमें ज्यादा हानि होगी, ऐसा बेंथम बताने का प्रयास कर रहा है। बेंथम के अनुसार राज्य क्या है? राज्य एक कृत्रिम संस्था है
यानी कि राज्य का निर्माण जो है व्यक्तियों ने किया है। व्यक्तियों ने राज्य का निर्माण क्यों किया है? क्योंकि व्यक्ति अपने सुखों को बढ़ाना चाहते हैं, अपने अधिकतम सुखों को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए लोगों ने राज्य का निर्माण किया, इसीलिए लोग राज्य की आज्ञा का भी पालन कर रहे हैं। ठीक है, अब मनुष्य राज्य मनुष्य का एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य ने अपने सुख वृद्धि के लिए संगठित किया है। तो बेंथम बता रहा है कि राज्य क्या है? मनुष्यों का एक योग है, एक समूह है जिसे मनुष्यों ने किस लिए बनाया है? अपने सुख को बढ़ाने के लिए राज्य का निर्माण किया है। अब राज्य का उद्देश्य क्या है? कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख करना। राज्य जिस दिन अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख नहीं कर पाएगा, उस दिन राज्य को समाप्त कर दिया जाएगा और इसके बदले में दूसरा राज्य बनाया जाएगा, एक ऐसा राज्य जो व्यक्तियों के अधिकतम सुख को बढ़ा सके। तो बेंथम यह बताने का प्रयास कर रहा है, खास करके राज्य के बारे में नहीं, बेंथम के जितने विचार मिलेंगे आपको, चाहे वो कानून के ऊपर हो, चाहे संप्रभुता के ऊपर हो, चाहे वो अधिकार के ऊपर हो, ठीक है, सारे विचारों का आधार क्या होगा? उपयोगितावाद होगा। द हार्म कॉज्ड बाई ओवेइंग state is less than the harm caused by the disobeying it. According to Bentham, most important है the state is an artificial institution. देखिए बेंथम कह रहा है कि स्टेट क्या है? एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है। क्यों? क्योंकि बेंथम एक इंडिविजुअलिस्टिक थिंकर है, बेंथम एक व्यक्तिवादी विचारक भी है। इस वजह से भी वो कह रहे हैं कि राज्य क्या है? एक कृत्रिम संस्था है। दूसरी बात, बेंथम उपयोगितावादी विचारक है। उपयोगितावादी होने के कारण कह रहा है कि राज्य का आधार क्या है? उपयोगितावाद है। राज्य उपयोगी इसलिए है क्योंकि यह सुखों को बढ़ाता है। The state is a group of people which has been organized by man to increase his happiness. The aim of the state is a maximum happiness for the maximum number of the people. तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बेंथम कह रहा है कि स्टेट का एक ही एम है कि वह मैक्सिमम हैप्पीनेस बढ़ाए मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल के लिए। तो ये चीजें आपको क्लियर करके चलना है। अब देखिए, अधिकतम सुख राज्य के सदस्यों के व्यक्तिगत सुखों का योग मात्र है, जिसमें समाज का सामूहिक हित शामिल नहीं। अब यहां पर बेंथम बताने का क्या प्रयास कर रहा है कि जो अधिकतम सुख होता है राज्य के सदस्यों के व्यक्तिगत सुख के योग का मात्र होता है। यानी बेंथम कह रहा है कि राज्य में अलग अलग लोग भी रहते हैं, ठीक है, अलग अलग लोगों से क्या होता है? राज्य का निर्माण होता है, लेकिन अधिकतम सुख लोगों का बढ़ाना है, ना कि समुदाय के अधिकतम सुखों की बात कर रहा है। बेंथम राज्य को साधन तथा व्यक्ति को साध्य मानता है। यहां पर यह चीज समझना है क्योंकि बेंथम एक व्यक्तिवादी विचारक है। ठीक है, बेंथम एक व्यक्तिवादी विचारक है। व्यक्तिवादी विचारक होने के कारण भी राज्य को साधन मानता है और व्यक्ति को साध्य मानता है। मैक्सिमम हैप्पीनेस इज ओनली द सम ऑफ द इंडिविजुअल happiness of the members of the state which does not include the collective interest of the society. Bentham consider the state as a means and the individual as a end. तो ये चीजें आपको याद रखनी है, समझ के चलना है चीजों को। जो चीजें समझ में ना आए वो चीजों को आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए, वेपर एक थिंकर है। वेपर क्या कहता है कि बेंथम का राज्य ऐसा राज्य नहीं है जिसमें स्वतंत्रता को स्वयं एक उद्देश्य माना जाए। बेंथम के राज्य का उद्देश्य अधिकतम सुख है, अधिकतम स्वतंत्रता नहीं है। तो वेपर कह रहा है कि बेंथम के राज्य में आपको अधिकतम स्वतंत्रता नहीं मिलेगी बल्कि अधिकतम सुख मिलेगा, ऐसा वेपर कह रहा है। वेपर ने बेंथम के राज्य को नकारात्मक राज्य कहा है। देखिए वेपर, लेकिन बेंथम का राज्य कैसा है? बेंथम का राज्य वास्तव में सकारात्मक राज्य है। सकारात्मक राज्य क्यों है? क्योंकि बेंथम कल्याणकारी कार्य भी कर रहा है। कल्याणकारी कार्य का मतलब है कि बेंथम कह रहा है कि राज्य जो है व्यक्तियों के सुख को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का बढ़ाने का प्रयास करता है राज्य। ठीक है, इसीलिए राज्य क्या है? सकारात्मक है, राज्य कल्याणकारी है बेंथम का। लेकिन वेपर जैसे विचारकों ने बोला कि बेंथम का राज्य नकारात्मक है। According to Weber, Bentham's state is not such a state in which freedom is considered an objective in itself. The objective of Bentham's state is a maximum happiness, not maximum freedom. Weber has called Bentham's state is a negative state.
विंथम व्यक्ति के कल्याण को समाज का कल्याण मानता है, इस तरह विंथम व्यक्तिवाद का समर्थक है। ठीक है, विंथम क्या कर रहा है, व्यक्ति के कल्याण की बात कर रहा है, और विंथम कहता है कि व्यक्ति का कल्याण होगा तो समाज का कल्याण अपने आप हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तियों के योग से समाज का निर्माण हुआ है, ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब व्यक्ति पर ज्यादा बल क्यों दे रहा है विंथम? आपको मैंने पहले बताया कि विंथम क्या है, एक व्यक्तिवादी विचारक है। जितने भी व्यक्तिवादी विचारक होते हैं उनके चिंतन का केंद्र क्या होता है, व्यक्ति होता है। व्यक्ति को ही साध्य मानते हैं और सारी चीजों को साधन मानते हैं। विंथम राज्य को एक संप्रभु संस्था मानता है। विंथम कहता है कि राज्य के पास शक्तियां हैं, कानून बना सकता है, संप्रभु है, अपने मामले में निर्णय ले सकता है, क्या सही है क्या गलत है। हाँ, लेकिन राज्य निर्णय इस आधार पर लेगा कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण संभव हो सके। उसने राज्य को वैधानिक संप्रभु कहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विंथम का राज्य कैसा है, वैधानिक राज्य है। उसकी संप्रभुता असीमित और निरपेक्ष है, लेकिन बेंथम का राज्य निरपेक्ष नहीं, ये बात ध्यान रखना। बेंथम की संप्रभुता असीमित है, निरपेक्ष है, लेकिन बेंथम का राज्य निरपेक्ष नहीं है। ठीक है, क्योंकि बेंथम का राज्य जो है निरंकुश नहीं है, निरंकुश नहीं हो सकता, क्योंकि बेंथम के राज्य का उद्देश्य क्या है, व्यक्तियों का कल्याण करना, व्यक्तियों के अधिकतम सुखों को बढ़ाना। बेंथम कह रहा है कि राज्य के पास असीमित शक्तियां हैं। असीमित शक्तियां इसलिए हैं क्योंकि असीमित शक्तियों का प्रयोग करके वो सुखों को बढ़ाएगा, ना कि असीमित शक्तियों का प्रयोग करके व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करेगा, व्यक्ति के सुखों को कम करेगा। ठीक है, Bentham considered the welfare of the individual as the welfare of the society. Thus, Bentham is a supporter of individualism. ठीक है, द बेंथम कंसीडर द स्टेट टू बी द सॉवरेन इंस्टीट्यूशन। बेंथम कहता है कि स्टेट क्या है, एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन है जो अपने मामले में, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, उस मामले में वह फ्री है, कोई भी डिसीजन ले सकता है। ही हैज कॉल्ड द स्टेट अ लेजिस्लेटिव सॉवरेन, इट्स सॉवरेनिटी इज अनलिमिटेड एंड एब्सोल्यूट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। बेंथम के अनुसार राज्य क्या है, एक विधि निर्माता निकाय है, ना कि एक नैतिक समुदाय। अब देखिए बेंथम के राज्य के ऊपर, हम बेंथम के राज्य के बारे में विचारों को पढ़ रहे हैं, तो बेंथम ने बोला राज्य एक कृत्रिम संस्था है, राज्य एक विधि निर्माता निकाय है, यानी राज्य का काम क्या है, कानून बनाना, और ऐसा कानून बनाना जो व्यक्तियों के सुखों को बढ़ाए, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण कर सके। बेंथम कहता है कि राज्य एक नैतिक समुदाय नहीं है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। जब तक आप सारी चीजों को अच्छे से एक एक डायमेंशंस में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपसे कुछ भी मिस्टेक होने के चांसेस बने रहेंगे। अब देखिए बेंथम के अनुसार यदि सरकार अपने कर्तव्य, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का पालन नहीं करती, तो जनता को उसकी आज्ञा की अवहेलना करने का अधिकार है। अब बेंथम कह रहा है कि सरकार का काम क्या होगा, सरकार का एक ही कर्तव्य है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख को बढ़ाना, और सरकार, अगर राज्य सरकार ऐसा नहीं कर पाती तो जनता के पास यह शक्ति है कि जनता जो है राज्य की आज्ञा का पालन नहीं करेगी, क्योंकि जनता जो है राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करती है क्योंकि राज्य क्या कर रहा है, राज्य व्यक्तियों के सुखों में वृद्धि कर रहा है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण कर रहा है, और जिस दिन अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण राज्य नहीं कर पाएगा, उसी दिन से व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि वह राज्य की आज्ञा का उल्लंघन कर सकती है। अकॉर्डिंग टू बेंथम द स्टेट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी, नॉट अ मोरल कम्युनिटी। ठीक है, तो बेंथम कह रहा है कि स्टेट क्या है, स्टेट एक लॉ मेकिंग बॉडी है, ये मोरल कम्युनिटी नहीं है। अकॉर्डिंग टू बेंथम, इफ गवर्नमेंट डज नॉट फुलफिल इट्स ड्यूटी टू इंश्योर मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल, देन द पब्लिक हैज राइट टू डिसओबे इट्स ऑर्डर। तो बेंथम बता रहा है कि गवर्नमेंट का एक ही ड्यूटी है कि वह मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर द मैक्सिमम नंबर कंप्लीट करे। अगर जिस दिन यह कंप्लीट नहीं कर पाएगी तो उस दिन पब्लिक के पास यह राइट आ जाएगा कि वह स्टेट की आज्ञा को या स्टेट के ऑर्डर को डिक्लाई कर दे या डिनाई कर दे। ये तो बेंथम के राज्य संबंधी विचारों को हमने देख लिया। अब हम देखेंगे बेंथम के कानून संबंधी विचार। बेंथम कानून के बारे में क्या कहता है, उसके अनुसार कानून क्या होता है। अब आपको एक चीज कॉमन पता चल गई होगी कि बेंथम को आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, गले में खराश, कोल्ड वगैरह है ना, अभी मौसम चेंज हो रहा है इस वजह से। तो देखिए बेंथम की उपयोगितावाद का आधार क्या है, यहां पर समझ लेते हैं एक बार। अब चाहे बेंथम के राज्य संबंधी विचार हो, चाहे वो विचार बेंथम का धर्म संबंधी हो, चाहे बेंथम का कानून संबंधी विचार हो,
चाहे राइट्स को लेकर हो, ठीक है, चाहे नैतिकता को लेकर कोई हो, चाहे जो भी विचार बेंथम के हो, ठीक है, चाहे वो शिक्षा के विचारों पर हो, चाहे वो जेल सुधार योजना हो, बेंथम के जितने भी विचार हैं उसका आधार क्या है? उपयोगितावाद है। यानी कहने का मतलब है कि कानून, राज्य, धर्म, अधिकार, नैतिकता, शिक्षा, सुधार योजना, ये तभी अच्छे हैं जब ये अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण करते हो। अगर ये राइट्स, अधिकार, कानून, ये सब अगर अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख नहीं बढ़ा सकते तो इनका कोई औचित्य नहीं है, ये बेकार है, निरर्थक है, ये कोरे बकवास है। अब कानून संबंधी विचारों को देखते हैं। अब वही विचार यहां पर भी उपयोगितावाद का सिद्धांत लागू होगा। अब बेंथम कह रहा है कि बेंथम कानून को संप्रभु का आदेश मानता है। संप्रभु कौन है? राज्य है संप्रभु। राज्य का आदेश ही क्या है? कानून है। और राज्य का आदेश कौन मानता है? व्यक्ति मानता है। व्यक्ति क्यों मानता है राज्य का आदेश? क्योंकि व्यक्ति इसलिए राज्य का आदेश मानता है क्योंकि राज्य क्या करता है? व्यक्तियों के अधिकतम सुखों को बढ़ाने का प्रयास करता है, इसीलिए व्यक्ति राज्य के आदेश को मानता है। अब राज्य संप्रभु है तथा विधि निर्माता निकाय भी है, ऐसा बेंथम कह रहा है। संप्रभु के आदेशों या कानूनों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि आज्ञा पालन करने से क्या हो रहा है? हमारे सुखों में वृद्धि हो रही है और सबका कल्याण हो रहा है। लेकिन आज्ञा पालन, बेंथम कह रहा है कि व्यक्ति आज्ञा पालन क्यों करते हैं राज्य का? क्योंकि राज्य हमारे सुखों में वृद्धि कर रहा है। लेकिन जिस दिन राज्य हमारे सुखों में वृद्धि नहीं कर पाएगा उस दिन बेंथम कहता है कि व्यक्ति के पास अधिकार है कि राज्य की आज्ञा का उल्लंघन व्यक्ति कर सकते हैं। बेंथम considers law to be the command of the sovereign, इंपॉर्टेंट है। द स्टेट इज सॉवरेन एंड लॉ मेकिंग बॉडी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू ओबे द कमांड्स लॉ ऑफ द सॉवरेन बिकॉज हिज एंड एवरीवन्स वेलफेयर लाइज इन ऑबिडेंस। ठीक है, तो यहां पर बेंथम कह रहा है कि सभी सिटीजन्स की एक ड्यूटी है कि वो स्टेट की कमांड्स को, स्टेट की ऑर्डर्स को माने, क्योंकि सॉवरेन जो है, जो स्टेट है वो सॉवरेन है, उसकी आज्ञा को, उसके ओबे को हम मानते इसलिए हैं क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें सबका कल्याण निहित है, इसमें सबका वेलफेयर जुड़ा हुआ है। अब देखिए बेंथम कानून के बारे में आगे क्या बताता है। कानून के दो प्रकार बताता है, एक डिवाइन लॉ की बात करता है, दूसरा मानवीय कानून या यहां पर ह्यूमन लॉ की बात करता है। ठीक है, दैवीय कानून और ह्यूमन लॉ की बात करता है। अब देखिए दैवीय कानून रहस्यमय और ज्ञानातीत होते हैं, उनका स्वरूप भी निश्चित नहीं होता। अब दैवीय कानून के बारे में बेंथम कह रहा है कि वे ऐसे कानून होते हैं जो रहस्यमयी हैं, जो जिनका कोई ज्ञान नहीं है हमें, जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है और जो निश्चित भी नहीं है। अब जिस चीज के बारे में हमें पता ही नहीं है, जिस चीज के बारे में हमें ज्ञान ही नहीं है, तो क्या वह कानून व्यक्ति को सुख प्रदान कर सकता है? तो जाहिर सी बात है कि वह कानून व्यक्ति को सुख नहीं प्रदान कर सकता है। तो सुख कौन सा कानून प्रदान करेगा? तो सुख प्रदान करेगा मानवीय कानून, क्योंकि यह कानून क्या है? यह संवैधानिक कानून है, नागरिक कानून है, फौजदारी कानून इसके अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय कानून आते हैं। क्योंकि ये सारे कानून कौन बनाता है? मानव बनाता है, ये मानवीय, मानव के द्वारा निर्मित कानून है। तो इसीलिए बेंथम कहता है कि मानवीय कानून क्या है? ज्यादा सुटेबल है। आगे देखते हैं, बेंथम के अनुसार कानून की परिभाषा क्या है? कानून एक राजनीतिक समाज के आदेशों के रूप संप्रभु की इच्छा की अभिव्यक्ति है, जिसका सदस्य जो है स्वभाव से पालन करते हैं। ठीक है, तो कानून के बारे में बेंथम कह रहा है कि कानून जो है एक राजनीतिक समाज का आदेश है, यह संप्रभु की इच्छा है, जिसका सदस्य क्या करते हैं? स्वभाव से पालन करते हैं। क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव क्या है? स्वभाव से पालन करने का मतलब है व्यक्ति राजनीतिक समाज के आदेशों का पालन इसलिए कर रहा है क्योंकि व्यक्ति सुखों को बढ़ाना चाह रहा है। बेंथम के मत में कानून एक प्रतिबंध है जो स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि राज्य का उद्देश्य क्या है? अधिकतम सुख है, अधिकतम स्वतंत्रता नहीं। बेंथम ने आगे कहा भी है कि व्यक्ति सुरक्षा चाहते हैं, स्वतंत्रता नहीं। ठीक है, तो बेंथम कह रहा है कि स्वतंत्रता राज्य आपको बहुत ज्यादा प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन बेंथम कह रहा है कि राज्य का कार्य क्या है? सुख प्रदान करना, अधिकतम सुख प्रदान करना, या जिससे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण हो सके। डेफिनेशन ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू
बेंथम। लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द will of sovereign in the form of order and political society which its member obey by natures। ठीक है, जो मेंबर्स होते हैं स्टेट के, या उस पॉलिटिकल सोसाइटी की डिमांड को, या उस पॉलिटिकल सोसाइटी के कमांड को क्यों मानते हैं? क्योंकि मेंबर्स ये चाह रहे हैं कि वो अपना मैक्सिमम हैप्पीनेस इंक्रीज करें। In Bentham's opinion, law is restriction which puts a restriction on freedom because the aim of the state is a maximum happiness, not maximum freedom। ठीक है, अब देखते हैं बेंथम आगे क्या कहता है कानून के बारे में। यहां बेंथम जो है जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का खंडन करता है, क्योंकि बेंथम का उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता प्रदान करना नहीं लोगों को। बेंथम का उद्देश्य है अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान करना। इसीलिए बेंथम ने कहा भी है कि लोग सुरक्षा चाहते हैं, स्वतंत्रता नहीं। ठीक है, तो स्वतंत्रता के संबंध में लॉक ने जो विचार दिए हैं, रूसो ने जो दिया है, मॉन्टेस्क्यू ने जो दिया है, इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उसने खंडन कर दिया है। बेंथम के मत में, बेंथम के विचार में विधि का औचित्य उपयोगितावादी सिद्धांत के आधार पर करना चाहिए। यानी कानून को हम इस आधार पर देखें कि कानून कितना उपयोगी है, कानून जो हमारा विधि है इसका औचित्य क्या है, क्या इसका औचित्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण करना है, या इसका औचित्य कुछ और है। अगर इसका औचित्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण करना है, तब तो बेंथम कह रहा है ये सही है, क्योंकि बेंथम कह रहा है कानून का औचित्य जो है उपयोगितावाद के आधार पर होगा। अगर ये उपयोगी है तब तो अच्छा है, अदरवाइज ये बेकार कानून है। तो बेंथम हर चीज का आधार क्या बनाता है? उपयोगितावाद के आधार पर उसकी कसौटी पर कसता है वो। अब विधियों की उपयोगिता जो बेंथम कह रहा है 3 प्रकार से सिद्ध होंगी। अगर कोई भी कानून बन रहा है तो उसकी उपयोगिता हम 3 तरीके से चेक कर सकते हैं। क्या क्या? पहला कह रहा है कि वह राज्य के प्रत्येक नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे, पहला कानून अगर बन रहा है कोई सा भी कानून। दूसरा बेंथम कह रहा है उससे लोगों की आवश्यकता की वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाएं, तब तो वह कानून अच्छा है। तीसरा कह रहा है प्रत्येक नागरिक एक दूसरे के साथ समानता का अनुभव करे, तब तो वह कानून अच्छा है, अन्यथा कोई कानून जो है वो बेकार हो जाएगा। तो इस तरीके से बेंथम ने किसी भी कानून की 3 बातें बताई, उपयोगिता की, विधियों की उपयोगिता की 3 आधारशिला रखी, जिसके आधार पर उसने बताया कि किसी भी कानून की उपयोगिता हम 3 तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। अब बेंथम हस्तक्षेप की नीति को अपनाकर मुक्त व्यापार एवं स्वच्छंद प्रतियोगिता का समर्थन भी करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बेंथम के ऊपर जो है डेविड रिकार्डो का प्रभाव भी है। डेविड रिकार्डो हालांकि बेंथम का शिष्य है, लेकिन डेविड रिकार्डो ने जैसे हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया है, वैसे ही बेंथम ने बाजार अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार को अपनाया है। इसने कहा कि बाजार में किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कहता है कि बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाने से व्यक्तियों को सुख की प्राप्ति होती है, तो इसमें राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर बेंथम कह रहा है कि अगर व्यक्ति कोई सा भी कार्य कर रहा है, चाहे वो बाजार के क्षेत्र में कर रहा हो, चाहे वो समाज के क्षेत्र में कर रहा है, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में कर रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है, अगर उससे व्यक्तियों के अधिकतम सुखों में वृद्धि हो रही है, तो राज्य को उस मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये बेंथम की सलाह थी। चलिए आगे देखते हैं। बेंथम के अनुसार विधि निर्माता को विधि निर्माण में 4 बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बेंथम कह रहा है कि जो विधायिका है, जो विधि निर्माता है, जो कानून बनाने वाला व्यक्ति है, उसको कानून बनाते समय 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी 4 बातें? कि आजीविका या जीवन की सामग्री उस कानून से पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। दूसरा, लोगों को सुरक्षा उस कानून से पर्याप्त मात्रा में मिले। तीसरा कह रहा है प्रचुरता या संपन्नता हो, यानी ऐसा कानून हो जिससे व्यक्ति की खुशी बढ़े, जिससे व्यक्ति की प्रॉस्पेरिटी बढ़े, और ऐसा कानून बनाना चाहिए विधि निर्माता को जिससे समाज में समानता है, असमानता नहीं। अकॉर्डिंग टू बेंथम, द लॉ मेकर शुड पे स्पेशल अटेंशन टू 4 थिंग्स व्हाइल मेकिंग द लॉ। लाइवहुड और लाइफ मटेरियल, सिक्योरिटी का ध्यान रखे, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी का ध्यान रखे, और इक्वलिटी का ध्यान रखे कानून बनाते टाइम। ये 4 ऐसे नियम बताए। अब देखिए इसकी प्रधानता या क्रम के बारे में बताया है कि बेंथम ने जो बताया कि विधि निर्माता को जब कानून बनाना चाहिए तो उसे इन क्रमों का पालन भी करना चाहिए। इनकी प्रधानता का क्रम क्या होगा? आजीविका, सुरक्षा,
प्रचुरता और समानता। ये चार क्या है, सीक्वेंस वाइज होने चाहिए। ये भी एग्जाम में मैं इसको बोल्ड कर दूंगा, हालांकि लिखते टाइम मैंने इसको ध्यान नहीं दिया क्योंकि पूछ सकता है कि क्वेश्चन में कि बेंथम के अनुसार बेंथम ने विधि निर्माता के लिए जो चार कानूनों की बात की है उनको क्रम में लगाने की कभी कभी दे सकता है इस तरीके से क्वेश्चन। तो आपको हर अपने प्रिपरेशन को हर डायमेंशन से अपने आप को प्रिपेयर करना है। पहले तो आपको याद रखना है कि आजीविका की बात ध्यान रखनी चाहिए, सुरक्षा की ध्यान रखनी चाहिए, प्रचुरता और समानता, ये चार तो याद रखने चाहिए। फिर उसके बाद आप सीक्वेंस में तब जाएं। बेंथम ने इंग्लैंड की तत्कालीन कानून व्यवस्था की भी आलोचना की है, क्योंकि बेंथम का मानना था कि इंग्लैंड की कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल भ्रष्ट है, बहुत बेकार है। वहां पर न्यायाधीश भी क्या हो चुके हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं। न्यायाधीश के साथ साथ वकील भी वहां पर भ्रष्ट हो चुके हैं। और बेंथम कहता है कि वहां की जो ज्यूरी सिस्टम है, ज्यूरी सिस्टम, न्यायिक प्रणाली जो है वहां की, वो भी क्या है, पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है। और बेंथम ने वहां की ज्यूरी प्रणाली में संशोधन करने की बात की। बेंथम ने इंग्लैंड के कानून व्यवस्था में सुधार का भी प्रस्ताव रखा था। अब बेंथम ने श्रेष्ठ कानून के 6 लक्षण बताए हैं। बेंथम कह रहा है कि वही कानून अच्छा होता है जिसके ये 6 लक्षण जिसमें पाए जाएंगे। अब वो 6 लक्षण कौन कौन से हैं एक एक करके हम देखने का प्रयास करते हैं। कानून जनता की आकांक्षा या आशा या विवेक या बुद्धि के विपरीत नहीं होना चाहिए, यानी जैसे जनता को उम्मीद हो उसी आधार पर कानून बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसानों को उम्मीद है कि सरकार हमारी फसल के लिए एमएसपी लाएगी, मिनिमम सेलिंग प्राइस लाएगी, लेकिन आपने कुछ कानून और बना दिया तो इससे जनता की उम्मीदों पर क्या हो गया, पानी फिर गया। तो ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए। तो बेंथम कह रहा है श्रेष्ठ कानून ऐसा होना चाहिए जो जनता की उम्मीदों के अनुसार हो। ठीक है, इतना क्लियर है पहला पॉइंट। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी साथ साथ देखते चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। The order of the priorities should be livelihood, security, abundance, equality। तो ये क्या है, रूल मेकिंग के 4 ऑर्डर हैं। बेंथम हैज criticized the then law system of the England। ठीक है, बेंथम ने इंग्लैंड के सिस्टम का, लॉ सिस्टम का क्रिटिसाइज किया है। बेंथम हैज गिवन 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लॉ। बेंथम ने 6 कैरेक्टरिस्टिक ऐसे कौन कौन से बताए हैं जो एक अच्छे लॉ में होने चाहिए। तो पहला उसने बताया कि लॉ शुड नॉट बी कंट्रेरी टू द होप्स एंड एस्पिरेशन और विजडम ऑफ द पीपल्स। तो ये कह रहा है कि लोगों की या पीपल्स के होप्स के अकॉर्डिंग लॉ बनना चाहिए, क्योंकि लॉ बनाने का मतलब ये नहीं कि जनता कुछ और मांग रही है आप कुछ और बना रहे। दूसरा क्या बताता है बेंथम, कह रहा है कि कानूनों की जनता को जानकारी होनी चाहिए, इसके लिए कानून का प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। तो बेंथम कह रहा है कि कानून आप ऐसा बनाओ जिससे जनता को जानकारी हो। आप ऐसा कानून बना दें जो आम आदमी समझ ही ना पाए, उस कानून को पालन कैसे करेगा, है ना। आप किसी चीज का पालन तभी करते हैं, अभी मैं आपको ऐसे पढ़ाने लग जाऊं कि आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मेरे चैनल को फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे। इसी तरीके से बेंथम भी कह रहा है कि कानून ऐसा होना चाहिए जिससे आम आदमी भी आसानी से समझ सके, और प्रचार प्रसार भी कानून का करना चाहिए। ठीक है, जो उसमें क्लिष्टता है, जो कानून में कठोरता है, उस कानून में सुधार भी करना चाहिए, उस कानून को जनता के प्रति समर्पित भी करना चाहिए, या कह लें उस कानून को जनता में प्रचार प्रसार भी करते रहना चाहिए। अब देखिए, कानूनों में विरोधाभास नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक कानून आप आज बना रहे हैं कल दूसरा कानून बनाए तो दोनों कानून में टकराहट हो। कानून सरल नहीं, सरल स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। अगर मैं आपको फ्रेंच भाषा में पढ़ाने लग जाऊं या फिर किसी अन्य भाषा में पढ़ाने लग जाऊं तो हो सकता है कि जो फ्रेंच या कोई अन्य भाषा जानते हैं उनके लिए आसानी लगे, लेकिन बाकी बच्चों के लिए क्या हो, कठिन होने लग जाए। तो कोई भी बेंथम कह रहा है कानून बने वो सामान्य भाषा में होनी चाहिए। कानूनों को व्यवहारिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कानून सिद्धांत बन गए और जनता के लिए लागू कभी ना हो। कानूनों का पालन होना चाहिए तथा कानून उल्लंघन पर आवश्यक दंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो ये 6 ऐसे नियम बताए बेंथम ने कि कानूनों का, ये 6 अच्छे कानूनों की क्वालिटीज हैं। ठीक है, कानून का पालन हो और कानून का जो पालन नहीं करेगा उसे दंड दिया जाएगा, ऐसा बेंथम कह रहा है। The public should be aware of the law for this law should be publicized। ठीक है, बेंथम कह रहा है कि पब्लिक को, जनता को इस लॉ के बारे में अवेयर होना चाहिए, और साथ के साथ और किसी भी लॉ को बनाया जा रहा है तो उस लॉ को सबसे पहले पब्लिश करो,
जनता के प्रति या जनता के बीच में उस लॉ को पहुंचाओ, जनता उस कानून को देखे समझे, ठीक है। देयर शुड बी नो कंट्राडिक्शन इन द लॉ। बेंथम कह रहा है कि लॉ के अंदर कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी विरोध नहीं होना चाहिए। द लॉ शुड बी इन ए सिंपल और क्लियर लैंग्वेज, ठीक है। कानून कैसा होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में और क्लियर कट होना चाहिए। द लॉ शुड नॉट बी प्रैक्टिकल, सॉरी, द लॉ शुड बी प्रैक्टिकल। लॉ कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, नॉट थियोरेटिकल। The law should be followed and there should be necessary punishment for the violation। बेंथम कह रहा है कि लॉ को फॉलो करना चाहिए और जो लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसे पनिशमेंट भी दिया जाएगा, या जो लॉ का वॉयलेशन करेगा उसे पनिशमेंट दिया जाएगा, ऐसा बेंथम कह रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला, बेंथम का राज्य संबंधी विचार हमने देख लिया, बेंथम के कानून संबंधी विचार देख लिए। अब बेंथम के जस्टिस आइडियाज को देखेंगे, बेंथम के न्याय संबंधी विचारों को देखेंगे। अब देखो, आप यहाँ पर न्याय पढ़ रहे हैं तो आपके एक अच्छा विद्यार्थी वही होता है जब कोई भी टॉपिक पढ़ रहा है, जैसे न्याय आप पढ़ रहे हैं तो न्याय के ऊपर रॉल्स के क्या विचार हैं, नॉजिक के क्या विचार हैं, बर्लिन के क्या विचार हैं, है ना, गांधी के क्या विचार थे, इसके साथ साथ न्याय के ऊपर अरस्तु, प्लेटो जैसे थिंकर्स का क्या विचार है। इन सारी चीजों को आप एक एक डायमेंशन में पढ़ना चाहिए आपको। तभी, जब ऐसा नहीं कि आप अरस्तु पढ़ेंगे तभी न्याय पढ़ेंगे, जब अरस्तु का चैप्टर आएगा तभी न्याय हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो एक बार उसको रिवीजन में जरूर लाएं कि अरस्तु ने न्याय के बारे में क्या बोला, रॉल्स ने क्या बोला, है ना, अलग अलग थिंकर्स ने न्याय के ऊपर क्या बोले हैं। तो उनको आप जब एक बार मेमोराइज कर लेंगे या एक बार उसको रिवीजन कर लेंगे तो आपके माइंड में वो परमानेंट शिफ्ट हो जाएगी। और नहीं तो आप क्या करते हैं, एक बार आप बेंथम को पढ़ रहे हैं तो बेंथम में न्याय आया, मिल के बारे में पढ़ेंगे तो मिल के न्याय पढ़ेंगे, अलग अलग करके आप पढ़ते हैं तब दिक्कतें होती हैं। अभी आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब आप आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएं तो पीछे वाले चैप्टर को जो आपने पढ़ा है, जितने भी थिंकर्स पढ़े हैं उनके आइडियाज को कनेक्ट करें जस्टिस से कि उन्होंने न्याय के ऊपर क्या बोला है। अगर ये चीजें आप कर ले जा रहे हैं तो एक अच्छे विद्यार्थी के ये लक्षण होते हैं। और जब भी मैं कोई भी चीज पढ़ता हूँ, चाहे कोई भी बुक हो, कोई भी चीज हो, अगर मुझे कोई भी ऐसा टर्म दिख गया, वर्ड दिख गया जिसके ऊपर अलग अलग थिंकर्स के अलग अलग विचार हैं, तो मैं उसको जरूर वहां पर कनेक्ट करने का प्रयास करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बेंथम को पढ़ रहा हूँ तो केवल बेंथम को ही पढ़ूंगा, रॉल्स के बारे में हमें नहीं सीखना है, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको अपनी कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज आप परेशान रहेंगे, फिर रटते रहेंगे, सारी चीजें फिर आपसे मुश्किल और मुश्किल होती जाएंगी। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, न्याय होना चाहिए। देखते हैं बेंथम के न्याय संबंधी विचार क्या हैं। बेंथम के न्याय संबंधी सुधार जो हैं, सॉरी, बेंथम के न्याय संबंधी विचार कैसे हैं, सुधारात्मक है। बेंथम कह रहा है कि न्याय का आधार क्या होना चाहिए, सुधारात्मक होना चाहिए। बेंथम न्याय के दो तरीके बताता है। बेंथम कह रहा है एक न्याय एक न्याय का आधार होना चाहिए सुधारात्मक, यानी सुधारात्मक का मतलब होता है किसी व्यक्ति ने अपराध किया तो उसे दंड मिलेगा जिससे उसके अपराधों में क्या हो, सुधार आए या उसके कार्यों में सुधार हो सके। दूसरा बेंथम कह रहा है कि प्रतिरोधात्मक न्याय होना चाहिए, प्रिवेंटिव, ठीक है। बेंथम कह रहा है कि न्याय की ऐसी व्यवस्था करो या कुछ ऐसा सिस्टम समाज में बनाओ कि जिससे अपराध कम हो, ठीक है। तो दो चीजें बेंथम बताता है, यहां पर आप सीखने का प्रयास करेंगे ये चीज एक एक करके। चलिए, बेंथम जो है ब्रिटिश न्याय पद्धति की आलोचना करके न्याय व्यवस्था में सुधार करना चाहता है, क्योंकि बेंथम का मानना है कि ब्रिटेन की न्याय प्रणाली जो है पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है। ब्रिटिश न्याय पद्धति के बारे में बेंथम ने कहा कि इस देश में न्याय को बेचा जाता है और बहे महंगे दामों पर बेचा जाता, बहे नहीं, बहुत महंगे दामों पर बेचा जाता है जो व्यक्ति जिसका मूल्य नहीं चुका सकता। तो बेंथम कह रहा है कि ब्रिटेन में क्या है, न्याय क्या हो सकता है, न्याय पे वहां पर बेचा जा रहा है। और बेंथम कह रहा है कि कभी भी ब्रिटेन में कोई भी व्यक्ति न्याय प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर फ्री एंड फेयर जस्टिस है ही नहीं है, वहां पर न्याय की प्रणाली सही तरीके से काम ही नहीं करती। वहां पर न्यायिक प्रणाली कैसी है, भ्रष्ट हो चुकी है, जिसमें लोग न्याय को खरीद रहे हैं, न्याय को बेच रहे हैं, यानी जो संपत्तिशाली है उसी के हित में न्याय की संकल्पना सारी बैठी हुई है। और जिसके पास पैसा नहीं है, जो समाज में पिछड़ा वर्ग है, जो समाज में गरीब है, उसको न्याय कभी भी नहीं मिल सकता। तो बेंथम न्याय के बारे में ऐसा विचार देता है।
Bentham's view on a justice were reformist. Bentham wanted to reform the justice system by criticizing the British justice system. About the British justice system, Bentham said that justice is sold in this country, and that too at the very high price. A person who cannot pay the price cannot get even justice. ठीक है, तो बेंथम कह रहा है कि जस्टिस जो है ब्रिटेन में बेचा जा रहा है पैसों के माध्यम से, और जो पैसे देकर जस्टिस को खरीद ले रहा है, जिसके पास पैसा है, जो अमीर है, उसको तो न्याय मिल जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, वो कभी भी न्याय को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस तरीके से बेंथम कह रहा है कि जो ब्रिटेन की न्याय प्रणाली है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है। तो इसी भ्रष्टाचार को, इसी न्याय प्रणाली में सुधार करने के लिए बेंथम कुछ उपाय बताता है, कुछ चीजों को कहता है कि इसके माध्यम से हम चीजों को सही कर सकते हैं। अब आगे देखिए, बेंथम की मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना वकील खुद बनना चाहिए, क्योंकि बेंथम कह रहा है कि ब्रिटेन में वकील, न्यायाधीश, जज सभी क्या हो चुके हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं। तो आप अपना वकील खुद बने, आप अपना केस खुद लड़ें। वह न्यायिक और औपचारिकता को समाप्त करना चाहता है तथा औपचारिक वकालत के स्थान पर अनौपचारिक कार्यवाही का समर्थक है, वो नहीं है। ठीक है, तो वह औपचारिकता को समाप्त करने की बात कर रहा है कि जो फॉर्मेलिटी होती है जुडिशियरी की, वो फॉर्मेलिटी खत्म हो और इनफॉर्मेलिटी होनी चाहिए। ठीक है, यानी व्यक्ति अपना न्यायिक मामला खुद देखे, व्यक्ति जो है न्यायिक मामलों में अपना वकील खुद बने, वह वादी प्रतिवादी में समझौता कराने के पक्ष में है। बेंथम कह रहा है कि अगर किसी दो पक्षों के बीच में वाद विवाद हो रहा है तो उन दोनों में समझौता हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि अगर समझौता नहीं हुआ तो जो शक्तिशाली है उसी के पक्ष में निर्णय देगा न्यायाधीश। क्योंकि न्याय क्या है, बेंथम कह रहा है कि ब्रिटेन में न्याय बिक रहा है, तो जो शक्तिशाली होगा वो न्याय को खरीद लेगा। ऐसे में वादी प्रतिवादी के बीच में बेंथम ने बोला कि समझौता हो जाए तो क्या होगा, बहुत बेहतर होगा, अन्यथा जिसके पास पैसा है उसकी विजय होगी, जिसके पास पैसा नहीं है वो बेचारा हार जाएगा। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि मैं आधे घंटे से या 40-45 मिनट में ज्यादा पढ़ाता हूँ तो मुझे नींद सी आने लग जाती है पढ़ाते पढ़ाते। एक्चुअली मुझे लगता है कि एक ही पोजीशन पे बैठने की वजह से होता है, या फिर ज्यादा क्लासेस ले लेता हूँ मैं, कि 8-10 घंटे दिन में क्लासेस होती हैं पढ़ाने के लिए, तो इस वजह से भी शायद आई थिंक मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ क्लासेस ज्यादा हो गई हैं, इस वजह से थकान सी थोड़ी सी फील होती है। बट जो भी है, बट अभी तो फीलिंग ऐसी आ रही है कि नींद वाली। बाकी अभी क्लास को कंप्लीट करते हैं, देन फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है, बेंथम बिलीव्स दैट एवरी पर्सन शुड बी हिज आउन लॉयर। बेंथम कह रहा है कि हर पर्सन को, एवरी पर्सन को अपना लॉयर खुद बनना चाहिए। ही वांट्स टू एंड जुडिशियल फॉर्मेलिटीज एंड इज अ सपोर्टर ऑफ इनफॉर्मल प्रोसीडिंग इंस्टेड ऑफ अ फॉर्मल एडवोकेसी। ही इज अ फेवर ऑफ सेटलमेंट बिटवीन द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट। अब देखिए आगे, बेंथम के अनुसार न्यायाधीशों और अदालत के अन्य अधिकारियों को वेतन के स्थान पर उन्हें फीस मिलनी चाहिए। बेंथम ये कह रहा है कि जो न्यायाधीश होते हैं, जो न्यायालय के अन्य अधिकारी होते हैं, उनको वेतन नहीं मिलना चाहिए, उनको वेतन की जगह फीस मिलनी चाहिए। फीस यानी जितने केसेस आएंगे उस केस के अकॉर्डिंग उनको फीस मिलेगी। तभी जो है बेंथम कह रहा है कि न्याय प्रणाली में, ब्रिटेन की न्याय प्रणाली में सुधार होगा। अगर वेतन मिलता रहेगा, अगर आपने 10 लाख वेतन इनका फिक्स कर दिया तो ये तो आराम से मौज की तरह बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, किसी के फेवर में डिसीजन देते रहेंगे, जिस जो पैसा देगा उनको उसको डिसीजन देंगे। लेकिन बेंथम कह रहा है कि जब इनको वेतन की जगह पे फीस मिलना स्टार्ट हो जाएगा तब ये जो है अच्छी तरीके से काम करना स्टार्ट करेंगे। बेंथम जूरी प्रथा के क्या था, विरुद्धता, जूरी व्यवस्था का वो खिलाफ करता है बेंथम। अब देखिए बेंथम कह रहा है कि वह एक ही न्यायाधीश द्वारा किसी मुकदमे का निर्णय किए जाने का समर्थक है। बेंथम कह रहा है कि अगर कोई भी मुकदमा शुरू होता है तो उसको शुरू से लेकर के लास्ट तक एक ही न्यायाधीश को देखना चाहिए। अब कह रहा है कि न्यायाधीशों की पीठ के बजाय एक न्यायाधीश अधिक उत्तरदायी पूर्ण कार्य करेगा। बेंथम कह रहा है कि अगर कोई मुकदमा एक न्यायाधीश के पास जाएगा तो उसके पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर वही मुकदमा जो है 10 न्यायाधीश से कोई बेंच में चला गया तो इसमें 10 में से, अब बताओ कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो 10 में से कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर एक के पास गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। अगर आप मान लो मैं आपको एक काम दूं कि आपको काम करना है, 10 लोगों को मैंने काम दे दिया कि मेरे चैनल को आपको शेयर करना है ग्रुप में, ठीक है, 10 लोग हो आप मान लो, ठीक है। अब मैंने एक मैसेज छोड़ दिया ग्रुप बना के, 10 लोग ग्रुप में हैं,
अब इसमें मैंने छोड़ दिया ग्रुप में मैसेज कि आप 10 मेंबर्स का काम है कि आप क्या करेंगे, मेरे चैनल का एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन अब मैंने पर्सनली किसी को तो नहीं बोला कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बिंथम कह रहा है कि अगर किसी एक को टारगेट करके बताया जाएगा तो वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। अब 10 के बजाय क्या होगा, अब पहला आदमी सोच रहा होगा दूसरा करेगा, दूसरा सोच रहा होगा ये वाला करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा। इस तरीके सभी क्या कर रहे हैं, सभी एक दूसरे के ऊपर जुड़े हुए हैं, सब सोच रहे हैं पहला वाला करेगा, वो कह रहे हैं राम करेगा, वो कह रहे हैं श्याम करेगा, है ना। तो सभी क्या है, सभी जो है इस तरीके से कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है काम करने के लिए। तो बेंथम ने कहा कि एक न्यायाधीश को केस देखना चाहिए जिससे कि वो रिस्पॉन्सिबल हो सके। तो ये चीजें बेंथम बताने का प्रयास करता है। अकॉर्डिंग टू बेंथम, जज एंड द अदर कोर्ट ऑफिशियल्स शुड बी पेड फी इंस्टेड ऑफ सैलरी, ठीक है। बेंथम कह रहा है सैलरी की जगह पे उनको फी पेड की जाए। बेंथम वाज अगेंस्ट द ज्यूरी सिस्टम, he was in a favor of the single judge decision deciding a case. A single judge would be perform more responsible work than the bench of the judges. तो बेंथम कह रहा है कि जो सिंगल जज होगा वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा बजाय किसके, बेंचेज ऑफ द जजेस, ठीक है। जिसे आप कहते हैं जजेस की बेंच या संविधानों की पीठ, ऐसे कहते हैं ना कि 10 न्यायाधीशों की एक बेंच बनाई गई थी जिसमें यह निर्णय दिया गया। आप कहेंगे 13 न्यायाधीशों की एक बेंच बनी थी जिसमें केशवानंद भारती का निर्णय दिया। तो इस तरीके से जब अलग अलग कई न्यायाधीशों को बना करके एक बेंच बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, जजेस की बेंचेस बोलते हैं, ठीक है। अब आगे कहता है कि वह न्यायाधीशों को बुद्धि व शून्य मानता है और कहता है उनके अंदर अल्प दृष्टि होती है, दुराग्रही होते हैं और आलसी होते हैं। न्यायाधीशों के बारे में उसका यह मानना था। अब कहता है आगे, जिनकी बुद्धि न्याय अन्याय के भेद करने में असमर्थ है। तो न्यायाधीशों की आलोचना कर रहा है बेंथम, कह रहा है कि न्यायाधीशों की बुद्धि जो है वो न्याय अन्याय में भेद नहीं कर पाती, अर्थात न्यायाधीशों के प्रति बेंथम में क्या है, सम्मान की भावना नहीं था। बेंथम न्यायाधीशों को लेकर के बहुत कटु है, बहुत आलोचना करता है। बेंथम जजों को व्यवसायियों के तौर पर जज एंड कंपनी कहता है, ठीक है। तो बेंथम कह रहा है जज नहीं है, ये एक बिजनेसमैन है जो अपनी कंपनी बना रखी है, जज एंड कंपनी, ठीक है। यानी जजों की एक कंपनी है जो क्या करती है, व्यापार करती है, पैसों का, बिजनेस का व्यापार करती है। ये न्याय नहीं देती बल्कि न्याय के नाम पर क्या करती है, लोगों से पैसा वसूलती है। जो इसको ज्यादा पैसा देगा उसकी तरफ ये डिसीजन दे देते हैं। तो बेंथम ने इस तरीके से बहुत आलोचना की है खास करके ब्रिटेन की ज्यूरी सिस्टम का। अब ही कॉल्स जज एज अ ब्रेनलेस, शॉर्ट साइटेड and bigoted and lazy, those whose intelligence is unable to differentiate between justice and injustice, means that Bentham had no respect for the judges. Bentham used to call judge as a businessman, judge and company उसको बोलता है वो, ठीक है। तो बेंथम कह रहा है अब जज जो है वो बिजनेसमैन की तरह हो चुके हैं। अब जजों ने अपनी एक अलग से कंपनी बना ली है जिसमें पैसा लेकर के न्याय दे रहे हैं। वैसे न्याय व्यवस्था संबंधी विचार बेंथम के जीवन काल में उचित सम्मान नहीं पा सके, लेकिन न्याय प्रणाली और विधि सुधार के इतिहास में बेंथम का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। तो सेबाइन कहता है बेंथम का न्याय शास्त्र विषय कार्य उसका सबसे महान कार्य है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है पीजीटी एग्जाम या नेट के एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम पूछ सकता है यार, मतलब ऐसा कोई कैटेगरी वाइज मत बनाए कि नेट में पूछेगा, है ना। क्योंकि छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से टीजीटी पीजीटी में पूछ लेता है, बाकी जो बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से नेट में पूछ लेता है। इस तरीके से पूछता है। तो आपको दोनों तरीके से तैयार करना है, ऐसा नहीं कि आप छोटे क्वेश्चन को छोड़ते जाएंगे बड़े क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे। आपको अगर बड़े क्वेश्चन, छोटे वाले क्वेश्चन, अगर ये सारी चीजें आपको तैयार है आपकी, तब तो आप बड़े क्वेश्चन की तरफ आप जाइए, आप डीप चीजों को सीखिए। अगर आपको बेसिक नहीं पता तो आप बेसिक से एडवांस की तरफ तब आगे बढ़िए। Although Bentham's idea on the judicial system did not receive due to respect during his lifetime, Bentham has a highest place in the history of the judicial system and the law reform. सेबाइन कहता है Bentham's work on jurisprudence is his greatest work. तो बेंथम की प्रशंसा करता है यहाँ पर सेबाइन। फिर इसके बाद सर हेनरी मैन है, ये कहते हैं बेंथम के समय से आधुनिक काल तक विधि व्यवस्था में जितने भी सुधार हुए हैं उनमें से मुझे एक भी ऐसा नहीं लगता जिससे प्रेरणा बेंथम से प्राप्त न हुई हो। यानी कि हेनरी मैन कह रहा है कि दुनिया भर में जितने भी बेंथम के समय से लेकर आज तक, ठीक है, जितने भी कानून व्यवस्था में सुधार हुए हैं
वो सारी व्यवस्थाएं, कानून व्यवस्थाएं बेंथम के सुधार से प्रभावित है या बेंथम के विचारों से प्रभावित है। इन द वर्ड ऑफ सर हेनरी मैन, of all the reform in the legal system that have been taken place from the some from the time of the Benthams to modern times, I don't think that I don't think of a single one which has been inspired by the Bentham। इस तरीके से बेंथम की प्रशंसा हेनरी मैन भी करता है, कहता है कि जितने भी टाइम से लेकर बेंथम के टाइम से लेकर के आज के मॉडर्न टाइम तक जितने भी लॉ के एरियाज में या लॉ के सेक्टर में जितने भी चेंजेस हुए हैं वो सब बेंथम के आइडियाज से ही इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो अब देखते हैं बेंथम के संप्रभुता संबंधी विचारों को। संप्रभुता संबंधी विचारों को हम कितना बड़ा है एक बार चेक करते हैं इसका। ठीक है, दंड संबंधी विचार, संप्रभुता संबंधी विचार, हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे बेंथम की संप्रभुता संबंधी विचारों को। और क्योंकि वीडियो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर बड़ी होने के साथ साथ थोड़ी सी मुझे अभी थकान सी महसूस हो रही थोड़ी सी, इस वजह से मैं थोड़ा सा स्किप करना चाहूँगा। अदरवाइज मैं कोशिश करता कि 1 घंटे 10 मिनट की वीडियो हो जाती, बट कोई नहीं, अगले पार्ट में देख लेंगे। आज ही तीनों पार्ट पढ़ा के एक ही दिन में अपलोड करेंगे, टेंशन न लीजिए आप लोग। थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेकर के मैं करूँगा चीज़ों को, जिससे कि मुझे भी थोड़ी सी आराम मिल जाए और आप लोगों को भी थोड़ा सा पढ़ने में पार्ट वाइज थोड़ी आसानी मिले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।